आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ IILI के 2025 के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के आगे 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। 101 से हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिलेगी, IILI की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, यू हैव टू गो एंड लाइन वाइज आप सारे लेक्चर्स देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, so let's start without wasting any time. आप है the law lab पे, let's start. 101 क्वेश्चन है। इन इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस rendering contract void is based on. तो impossibility डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब क्या है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो सके, उसका परफॉर्मेंस हो सके। तो इसमें किस तरीके से वो वॉइड होंगे ये चीज हमें देखनी है। सो आई होप आप ध्यान दे रहे होंगे अच्छे से। लेट्स सी, इन इंडिया जो डॉक्ट्राइन है on superventing impossibility or illegality as laid down in section 56 of the Indian Contract Act 1872. Section 56 governs frustration of contracts. So frustration of contracts हमारे कहाँ है, 56 में है। तो this is the correct answer। बाकी हमें अच्छे से इसके बारे में एक बार और पढ़ लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकें। आई एम गिविंग योर टॉपिक, सब टॉपिक है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चा इसको छोड़ के मत जाना। If you want a lecture on this video, so I will make sure कि मैं आपको lecture ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी provide करूँ, है ना। So कमेंट में जितनी बार आप ई कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे I will make sure कि मैं उतना जल्दी उसका lecture बनाऊँ। Okay, नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी जॉइंटली ओन ₹100 to C. A alone pays the amount to C and B not knowing pay this fact pays ₹100 against to C. अब क्या है, ए और बी को क्या है इकट्ठे मिलके सी को क्या है ₹100 देने थे। अब बेचारा ए जाके क्या है सी को क्या दे दिया, अकेले जाके क्या दिया, ₹100 दे दिया। अब बी को ये चीज पता नहीं थी, इसने भी जाके सी को ₹100 दे दिया। अब क्या है, ये दोनों की जब बातचीत हुई तो क्या है सी के पास गए। अब सी को क्या है ये जो ₹100 है वो क्या है इसको वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर रहेगा। सो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है, आप बताइए मुझे। तो एक ही ऑप्शन जो है हमने उसमें दिया है कि सी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू पे, करेक्ट। तो इसमें आप देखो बाकी ऑप्शंस को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा फर्स्ट सही हो रहा है और हमें पता है कि क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज question number 103, where the notice of dissolution of the reform firm does not mention any date as the date of dissolution. अब क्या है, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में ये चीज नहीं बताई जा रही कि डिसोल्यूशन का डेट क्या होगी। द फॉर्म इज डिसोल्यूटेड ऑन द डेट। अब कौन सी फॉर्म में डिसोल्यूटेड होगा, तो आप ये चीज देखनी है। तो आप खुद बताइए कौन सी पे होना चाहिए, बताइए। ऑन विच द नोटिस इज कम्युनिकेटेड, जिस चीज पे ये नोटिस पहुंचाए तभी होगा, राइट। तो वो डिसोल्यूशन कब होगा कि जब नोटिस मिल गया। तो ये चीज हमारी आंसर रहेगी, राइट। So these are some facts based questions. तो आप देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। तो ये जो चीज मैं साइड पे लिख रही हूँ ना, हाँ ये पढ़ना है, तो इसकी लिस्ट बना लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आपको ये चीजें याद करनी है, रिवाइज करनी है, अच्छे से कर सको। लेक्चर देखने के बाद एक कोई ना कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हो, फिर ये आप इंडियन बात, तो ये चीज साथ साथ रिवाइज करते जाओ। Now next is question number 104 under section 13B of the Indian Partnership Act 1932, all the partners are entitled to. तो सभी पार्टनर्स क्या हैं, किसके लिए entitled है। तो जिसने पढ़ा होगा वो देख के झटपट बता देगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, they share the profits and loss equally in the absence of any agreement between them. तो ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्यों रहेगा, क्योंकि डिफॉल्ट रूल अंडर सेक्शन 13B, तो ये हमारे पास थोड़े से सेक्शंस का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105। तो इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a partner has been described as an agent of the firm
पार्टनर को एजेंट ऑफ द फर्म को डिस्क्राइब किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म। तो कौन से सेक्शन के अंडर चल गया? देखो पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ के ही जाना है, इससे पता लग रहा है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। आगे भी क्वेश्चंस भी पार्टनरशिप एक्ट से, तो बताओ कौन सा है? यस बेस्ट बताओ बताओ बताओ। आपके सेक्शन नंबर क्या है? 18 जो है वो क्या है हमारा, बताता है कि एज अ क्या है, बिजनेस पार्टनर क्या है, एज अ एजेंट भी काम करेगा। सेक्शन 18 स्टेट्स दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या है? द लायबिलिटी ऑफ होल्डिंग आउट एन एप्लीकेशन इज ऑफ। होल्डिंग आउट एप्लीकेशन करने के किसकी लायबिलिटी है? तो आपको ध्यान से देखना है। देखो प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल हमने पढ़ा था, तो वही चीज यहाँ पे है, करेक्ट है ये। So liability of holding out arises when a person represents himself as a partner and is stopped from defining it, और उसे क्या है, stop कर देते हैं defining करने से। Next is question number 107. Part of chapter number 5 of the Indian Partnership Act 1932 deals with, oh my god, आपको पूरा टिप्स पे होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट। तो बताइए जी, इसमें एक्सप्लेनेशन तो करने वाली है नहीं, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 5 में है। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? पहले हम ना बिना ऑप्शंस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। The right to sue for the realization of the assets of the dissolved firm by a partner of an unregistered firm under section 69 subclause C of the Partnership Act, a partner can sue। तो partner can क्या है, sue कर सकता है अपनी क्या करनी, एसेट के रियलाइजेशन के लिए। लेट्स सी कौन कौन कर सकता है, बताइए बताइए बताइए। तो इसमें क्या है, अ को पार्टनर, जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ही कैन स्यू। को पार्टनर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सेक्शन 69 सब क्लॉज सी सब क्लॉज 3 allows suits against co-partners for realization of dissolved firms assets। तो बेसिक चीजें ये। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। The term delivery has been defined in the SOGA Act, सेल्स एंड गुड्स एक्ट। सोगा एक्ट को भी अपने पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान रखना। लिस्ट बना रहे हो ना, लिस्ट बनाइए और कमेंट सेक्शन में बता के जाइए लिस्ट, राइट है ना। दिस इज योर होमवर्क की लिस्ट आप बना के कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये जो सोगा एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो इसमें क्या है 1930 में, तो डिलीवरी को कौन सी टर्म कहाँ पे डिफाइन की गई है, तो बताना है, बताइए। सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 2 में डिफाइंड है। तो आगे देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ गुड्स, a contract of present sale of goods under section number 6 subclause C of the Sales and Goods Act 1930 operates as। तो किस तरीके से ऑपरेट करती है, तो ये चीज देखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, एग्रीमेंट टू सेल, इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज हमें ध्यान से देखना है, क्यों करेक्ट है। सेक्शन नंबर 6 सब क्लॉज सी स्टेट्स प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ऑपरेट्स ओनली एज एग्रीमेंट टू सेल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दे आर वेरी सिंपल है ना क्वेश्चंस, तो हमें बस ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12 जो है वो क्या डिफाइन करता है, तो हमें पता होना चाहिए क्या डिफाइन करता है। सी बोथ कंडीशंस एंड वारंटी जो है वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, क्योंकि सेक्शन नंबर 12 क्या है, डिफाइन करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे जब मेरे प्रोफेसर पढ़ाते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट ईयर में, तब ही यूज्ड टू से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला है, राइट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज ये बहुत परेशान करेगा। ना तो उगला जाएगा ना निकला जाएगा, मतलब या तो ना तो खाया जाएगा या ना इसे निकाला जाएगा। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, राइट। तो आप ऐसे एग्जाम्स जो है हमारे एलएलएम एंट्रेंस के आप देख पा रहे हो है ना, एआईबी में भी यही आ रहा है, यूजीसी नेट में भी आ रहा है, और जो क्लैट है उसमें भी बहुत ज्यादा आता है, भले वो यूजी हो या पीजी हो। एंड हमारे जो हमारे आईएलआई का एग्जाम है, एलेट का एग्जाम है,
है ना, एलेट का है, ऑल इंडिया, ये बाकी जो जितने भी एग्जाम है ना, तो इन सब में आ रहा है, तो हमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से करना ही है, वी डोंट हैव ऑप्शन, राइट, तो अच्छे से हमें करना है। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इफ अ मेजर force majeure clause is absent in a contract, the parties may seek relief under, तो अगर वो क्या है, मेजर फोर्स मेजर जो क्लॉज है वो एब्सेंट है, वो नहीं है, तब क्या है, किस तरीके से पार्टीज रिलीफ ले सकती हैं, कौन से सेक्शन के अंडर, तो बताना है। सेक्शन नंबर जो हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में 56 के अंडर, जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, यस, उसी में ले सकते हैं रिलीफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, लेट मी चेंज पेन कलर, एक बार सेम सेम पेन कलर से पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, in case of constructive delivery of goods to the buyer through atonement as between the buyer and seller to be complete, तो इसमें क्या है, देखो कितना टफ सी लैंग्वेज बताइए ना, तो इसमें क्या है, ऑल द पार्टीज, सेलर, बायर या फिर थर्ड पार्टी मस्ट कॉन्क्योर, तो इसमें क्या है, अटॉर्नमेंट के लिए क्या है, तीनों की कंसेंट होना क्या है, जरूरी है। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ऐसी बात तो नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, नहीं है ना, बताइए, अगर वन शॉट से अपने एलएलबी कंप्लीट किया तब तो होगा। In the case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party जो है वो क्या है, anticipatory अगर breach of contract हुआ है तब क्या होगा, तब क्या करना होगा aggrieved party को, तो इसमें क्या है, हमारे पास सी ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, may sue immediately और wait till due date, तो यहाँ पे दोनों चीजों, ड्यू डेट पे भी कर सकता है और इमीडिएटली भी sue कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115, इन एन ऑक्शन, ध्यान से पढ़ते हैं, इन एन ऑक्शन सेल ऑफ गुड्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग बिडर्स टू फॉर्म अ रिंग और नॉक आउट refraining from bidding against each other is, अब देखो क्या है, ओ माय गॉड, तो इसमें क्या है, ऑक्शन में ना बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, आई हैव रेड इट इन 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री बुक, तो उसमें क्या है, ऑक्शन करवाए जाते थे, तो ऑक्शन में क्या होता था कि उस, मान लीजिए क्या है, एक लैंडलॉर्ड है और इसी के 10-15 लोग आ जाते थे, है ना, बहुत सारे लोग आ जाते थे, और वो क्या है, मान लो किसी ने बोला 10 करोड़ में ये हवेली मेरी, वो जानबूझ के यही, मतलब जो लैंडलॉर्ड की पर्सन है, मैं इसको डार्क कर रही हूँ, जो लैंडलॉर्ड की पर्सन है वो बोलेंगे कि नहीं 20 करोड़, फिर 30 30, फिर आगे वो ये बढ़ाएंगे कि 20 करोड़ के बाद चलो 25 करोड़ हम देंगे, हमें दे दो, फिर ये जो लैंडलॉर्ड के चमचे होंगे वो बोलेंगे नहीं 30 करोड़ में हमें को दे दो, इन्होंने लेनी नहीं होती है, फिर कोई और बोलेगा भाई 40 करोड़ में दे दो, फिर ये चमचे फिर बढ़ाएंगे इसके रेट कि हम 50 करोड़ में लेंगे, 45 करोड़ में लेंगे, ऐसे करते करते क्या है, नॉन बेडर से क्या चाहते हैं ये, कि यहाँ ऑक्शन हो जाए, जो मतलब इनका चमचा नहीं है ना, वो क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ इसकी 10 करोड़ वैल्यू थी और कहाँ 40 करोड़ तक पहुंच गई, तो ये काम क्या है, ये निकम्मे जो काम है वो क्या करते थे लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, बहुत पुराना ये खेला है ना, तो ये चीज है ना, पॉलिटिक्स में बहुत होता है ये, तो हमें ये इस चीज पे ज्यादा नहीं घुसना है, ध्यान से देखना है, तो ये सब चीजें क्या करना है, दिस इज इलीगल, राइट, ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज देखो, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्वेश्चन नंबर 116 कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी देखो पढ़ना पड़ेगा, लिस्ट में चला जाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना, तो ये ध्यान रखना है, हंटिंग वाइल्ड लाइफ हैज बीन प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि मना है, आप अपना गैस सिलेंडर देखोगे उसमें कुछ चीजें मना की हुई होती हैं, राइट, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार गैस सिलेंडर को देखना क्या लिखा है, क्या प्रोहिबिटेड है वहां पे। However, the chief wildlife warden may grant permit to hunt wildlife to any one person for the purpose of education and scientific research. साइंटिफिक रिसर्च या एजुकेशन के पर्पस के लिए जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ग्रांट कर सकती है, तो ये क्या है, ट्रू है या नहीं है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इवन इफ इट इज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च
purpose action of NGO for protection of wildlife is not within the law. This is incorrect. B is in the view of above punishment, no action can be taken against the student. तो इसमें क्या है, अगेंस्ट स्टूडेंट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है. क्यों? क्योंकि परमिट प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स स्टूडेंट्स. जो परमिट है वो क्या है, प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट को. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन फिर भी हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे. द ग्रांट ऑफ परमिट टू हंट wildlife for education and research purpose is given in Wildlife Protection Act 1972. तो जो अब हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, तो ये दिस इज द करेक्ट वन. तो एक्सप्लिसिटली ये क्या है, प्रोवाइडेड है द एक्ट. Then D is B and C. तो ये दोनों करेक्ट है. Both the statements are valid. तो हमारा D is the correct answer. What is the answer? D is the correct answer. क्यों है D correct answer? Let me check. हाँ, तो इसमें हमारा क्या है, लेट मी चेक. सो इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इनकरेक्ट. अगर हमारा इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट बताओ, वैसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी क्या है, सही है, करेक्ट है. तो दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर. तो एक बार आप फिर इसको रीचेक कर लेना. From my side, this is the correct answer. Next is 117 question है, which of the following principles are explicitly adopted by Supreme Court in the Velar Citizen Welfare Forum versus Union of India 1996. तो इसमें बताइए कौन सा है. तो बताइए, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है. तो बताइए इसका आंसर क्या है हमारा. यस यस बताना चाहिए आपको. बताइए. आप पे छोड़ती हूँ मैं ये क्वेश्चन. आप बताएंगे कि विच इज द करेक्ट आंसर. यस, थोड़ा सर्च कीजिए. दिस इज द यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LLM एंट्रेंस, है ना. तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो आपको बताना है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The green question number 118. The Green India Mission is a part of which border scheme? तो कौन सी ग्रीन इंडिया मिशन किस ब्रॉडर स्कीम की, मतलब किसके अंडर आता है, राइट. तो ए है हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. दिस इज द करेक्ट वन. ग्रीन इंडिया मिशन इसी के अंडर आता है, क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, राइट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान, इन सब के बारे में आपको यू हैव टू रीड इट आउट, राइट, पढ़ लेना. नेक्स्ट क्या है, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइंग डाउन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. तो भाई अभी पॉल्यूशन कितना हो रहा था, राइट, है ना. तो ये क्या है, मई में हुआ एग्जाम हमारा, मई 2025 में. तो क्या पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे पूछ लिया. तो कौन करता है, आपको पता होना चाहिए कौन करता है हमारा. तो ये जो ए है हमारा ऑप्शन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है हमारा, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, राइट. तो अगर पॉल्यूशन के लिए है तो सरकार मत चिल्लाया करो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रॉब्लम है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. अभी तो बस 120 क्वेश्चंस और रह गए हैं, एंड देन हमारा पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट थोड़ा और जोश के साथ. 120 क्वेश्चन है. द लार्जर एंड मोर प्रॉस्पेरस द एंटरप्राइज, द ग्रेटर मस्ट बी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू इट. कहने का मतलब है कि जितना एंटरप्राइज के पास मोटा पैसा है, उतना ही कॉम्पनसेशन उसको पे करना पड़ेगा. What does the above statement convey? तो convey क्या करना चाहता है ये above statement, right? तो देखो, जो हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. This reflects the principle of rewarding exemplary damage against the large enterprises. तो large enterprises जो है अगर कुछ करती हैं गलत, तो उनके खिलाफ ये क्या है, exemplary बताना, damages को solve करना है, right. नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121. Who said that Gregorius is truly the founder और फादर ऑफ लॉज ऑफ नेशंस. तो किसने बोला था, ग्रेगोरियस, ह्यूगो ग्रेगोरियस जो है ना, जो ये हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है. देखो मेरे पास लेक्चर्स रेडी हैं, मैं किसी भी टाइम आई कैन मेक देम पब्लिक,
है ना, वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो लेक्चर्स हैं, बट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। तो आप लिखिए डाउन नीचे कमेंट सेक्शन में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या फिर PIL, तो आई विल अपलोड इट राइट व्हेन आई रिसीव योर कमेंट, राइट। तो इसको प्लीज 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 आप लिखिए ताकि बाकियों का भी बेनिफिट हो। तो आप कमेंट करेंगे तभी ये अपलोड होगा। बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, आई प्रॉमिस दैट। आप क्वालिटी अभी देख ही सकते हो। ब्रेक आई एम रिकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस होता है मेरा एरिया में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे क्या है, गुजरातीज के बारे में आपको मैंने बता दिया, आप कभी मेरी बकवास के बाद नहीं भूलोगे, राइट, है ना। सो दिस इज एक मूवी का नाम है ऑप्रीहिम। तो ये मूवी आपको देखनी नहीं है, बस याद रखना है कि किसने बोला था। ऑप्रीहिम ने बोला था कि ह्यूगो बोटाइटिस इज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो याद रखना है, राइट। Next is question number 122. According to naturalist, international law is। अब देखो इंटरनेशनल लॉ पे क्या है, सवाल उठने लग गए हैं, तो हमें इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। ओके, सो ठीक है, मुझसे लेक्चर्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाउ नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है इंटरनेशनल लॉ, तो ये क्या है, प्रिस्क्राइबिव है ना, प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रिस्क्राइबिव है, तो यस इट इज प्रिस्क्राइबिव। Naturalists believe international law is prescribed derived from the natural law। तो natural law से क्या है, एज ए डिराइव किया गया है, यही चीज बोली जाती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्या है, बाकी सब चीजें गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। Which of the following sources has not been listed in the statute of International Court of Justice? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जो मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे नॉट जो है ना, एक चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि नॉट जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख जाओ ना, इसको हाईलाइट जरूर कर लेना, अंडरलाइन जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि नॉट ही गड़बड़ करता है, हमें आता जाता करेक्ट आंसर्स जो है वो गलत करके आते हैं हम, किसके कारण नॉट नहीं दिखाई देता, इसके कारण। तो हमें इसको ध्यान से देखना है। विच ऑफ द, क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज नॉट बीन लिस्टेड इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट मीन्स अगर हमने सोर्सेज पढ़े हैं इसके और हमें याद है सोर्सेज, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या है हमारे सोर्सेज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट्स हैं दैट आर नॉट इन द लिस्ट, प्रेसिडेंट्स नहीं है। ICI जो है वो स्टैट्यूट डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट्स एंड बाइंडिंग सोर्सेज की तरह नहीं है, राइट। तो दिस इज आल्सो नॉट अ कंप्लीट लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो सब चीजें तो आपको मेरे लेक्चर में देखनी पड़ेगी, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 124 जो है वो क्या कहता है, क्या बोलता है 124 क्वेश्चन, देयर इज अ कंट्रोवर्सी एज टू वेदर अ स्टेट बिकम्स अ इंटरनेशनल पर्सन बाय फुलफिलिंग ऑल द qualifications laid down for statehood by international law, or it requires public international personality by recognition alone। The protagonists of the later view hold। oh my god, तो ये बताना है, ये तो हमारा क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्टिव जो है वो थ्योरी जो है वो इस पे बेस्ड है। क्या है ये, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी होल्ड्स रिकॉग्नाइजेशन अलाउंस कॉन्फर्स पर्सनालिटी। अगर उस देश को, उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, दैट इज इनफ, यू डोंट हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर द स्टेटहुड, है ना, तो वो चीज ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट, मतलब करेक्ट वाला देखना है भाई, सही सही कौन है ना। तो इसमें क्या है, आपको पहले इनकरेक्ट वाले देख लेते हैं, या फिर जो लैंग्वेज देखते हैं। तो सर्विलेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमाउंट टू विड्रॉल ऑफ डी जूरी रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या है, मोस्ट इनकरेक्ट है ये, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिकॉग्नाइजेशन वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉ, तो विड्रॉ किया जा सकता है। अ स्टेट इज फ्री टू विड्रॉ रिकॉग्नाइजेशन डी जूरे का आप मेरे को मीनिंग बताओगे कमेंट सेक्शन में, एट एनी टाइम व्हेनेवर इट फील्स। दिस इज नॉट ट्रू। तो लास्ट जो है हमारा करेक्ट है, रिकॉग्नाइजेशन कैन बी विड्रॉन if the recognized state fails to fulfill its international obligations। तो this is correct one, recognition may be withdrawn for breach of obligation। तो ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्वेश्चन है, द प्रपोजल टू हैव अ ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड एट, तो कहाँ पे फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया था तो बताइए। तो डर्माकोथॉन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में क्या है इस चीज को ड्राफ्ट किया गया था, तो ये तो हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट कब किया गया था, तो ये हमें देखना है कब किया गया था, 1944 में। 1944 में, इसमें थोड़ा और पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। 127 जो है, द यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द जनरल असेंबली, किसकी जनरल असेंबली, यूनाइटेड असेंबली, जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है। सो हमारा क्वेश्चन है, द यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जनरल असेंबली ऑन, तो पहले यह ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस की क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जनरल असेंबली है, जीएन है, एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, तो ये सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। यूएन के बारे में इन शॉर्ट आप पढ़ लेना। एनसीईआरटी है हमारे पास 11th एंड 12th क्लास की, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिकली 12th क्लास की थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ लोगे या फिर आपके पास बुक्स होंगी तो दैट विल बी इनफ। तो यह आपको बता दो, यस तो बताना है कि कब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, नवंबर 10 1950 में क्या है रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन 377A5 was adopted on this date, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो चीज मैं बोलती हूँ प्लीज नोट इट डाउन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस, राइट, तो ये ध्यान रखना, राइट। ओके, करेक्ट, हाँ जी, बढ़े आगे। दिस इज 5 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 128, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर कौन अटेंड करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए जी, जनरल असेंबली करती है। द जनरल असेंबली करेक्ट है ये। इको जो 100 मेंबर्स हैं, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, जजेस ऑफ आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है, तो हमें ध्यान रखना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट्स, votes by the affirmation of boards of both security council as well as general assembly, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट्स ऑफ लॉ लैंडलॉक्ड स्टेट्स आर, लैंडलॉक्ड स्टेट्स मींस कि जो क्या है, जिसके आसपास कहीं भी सी नहीं है, नो सी, है ना, सी नहीं है, दैट इज लैंडलॉक्ड। चारों तरफ क्या है, जहाँ पे लैंड ही लैंड है ना, तो क्या होगा, दैट इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। तो मुझे आप बताएंगे कि कौन सी 4 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, मुझे आप थोड़ा सा बताइए, है ना, वर्ड में आप भी देखिए अच्छे से। नाउ 120 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी, तो गवर्न कौन करता है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो गवर्न करते हैं राइट्स ऑफ लॉ लैंडलॉक्ड कंट्रीज। एसआरए भी पढ़ना है जी, बहुत कुछ पढ़ना है जी, पढ़ाई फिर भी होती नहीं है जी, क्या करें जी, दुख बहुत है जी, लॉ स्टूडेंट्स के दुख खत्म ही नहीं होते हैं जी, फिर भी हम अभी एलएलएम करने जा रहे हैं जी, है ना, हमारी एडवोकेसी भी संभालना है, हम 23 से 24-25 साल के हो गए हैं, फाइनेंशियली हमारे पास कुछ अभी तक है नहीं है, पेरेंट्स जो है मैरिज का प्रेशर भी डाल रहे हैं जी, है ना, हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसको कैसे समझोगे आप जी, क्या करें, फिर भी हम एसआरए को समझने में लगे हैं जी, क्या करें, हमारी जिंदगी में जिंदगी ही नहीं बची है जी, क्या करें, कोई बात नहीं, एलएलएम करते हैं, आईएलआई से अपने आप पैकेजेस लग जाएंगे अच्छे बढ़िया, है ना, तो जो ये मिथ है ना, चलो कोई बात नहीं, है ना, ज्ञान नहीं दूंगी, आप पढ़ना है, राइट। चलो जी, पढ़ लेते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फिर ही सब कुछ होगा, राइट। लास्ट दिन पे मत रोड़ा करो कि हाँ ये रह गया वो रह गया।
अभी पढ़ो अच्छे से। नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसने बनाया था, इतनी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो टेंथ रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में ये इसके थ्रू बना था। देखो 10th रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखना कहाँ से 87 से कहाँ 1963 तक पहुंच गया, तो ये चीज ध्यान रखनी है ना, तुक्का मत लगाना इस चीज में। नेक्स्ट इज 132 क्वेश्चन है हमारे पास, खत्म होने वाले क्वेश्चंस। रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन अवेलेबल अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिलेट्स टू, किस चीज से रिलेट करता है रेक्टिफिकेशन। तो फर्स्ट जो है वो मिस्टेक इन द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्ट इज द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ गलती होगी, उसके लिए रेमेडी क्या है। तो मिस्टेक इन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन करेक्ट्स एरर इन रिकॉर्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इट्स फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो अगर कोई एरर है तो वो कौन करेक्ट करेगा, उसे एज अ मिस्टेक माना जाएगा, राइट। ये चीज हमें कौन बताता है, सेक्शन नंबर 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हाँ, इसके बारे में तो हम जानते हैं भैया। नेक्स्ट इज टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय, टेम्परेरी इंजंक्शन कौन ग्रांट कर सकता है, इंजंक्शन क्या होता है पता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यस, एन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर के द्वारा टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, अपना ऑर्डर लगा के नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से। Next is question number 134. A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust under section number 11 of Specific Relief Act 1963. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रस्टीज के द्वारा बनाया जाता है एक्सेस ऑफ हिज पावर या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर सेक्शन नंबर 11 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर, तो वो क्या होता है, वो क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं होता है, तो नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। ठीक है, तो ये चीज हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर नॉट इन्फोर्सिबल, ये चीज कहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 135। बहुत जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं, 6 क्वेश्चंस लेफ्ट ओनली। तो 135 क्या है, how many types of injunctions are provided under section number 36 of Specific Relief Act 1963। स्पेसिफिक रिलीफ के क्वेश्चंस खत्म हो, हमें भी रिलीफ मिले इससे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 टाइप ऑफ इंजंक्शंस होते हैं, तो ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो भाई सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट इज 136 क्वेश्चन है, इफ द बिल मनी सूट फाइल्ड विद इन 3 years के अंदर मनी सूट फाइल हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन रियलाइजेस, देन द सूट, ये सूट क्या है तो बताना है, इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा भाई, लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है तो लिमिटेशन एक्ट को भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने पसंदीदा कॉलेज में जाएंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, कॉल आ रहा है ILI से, तो भाई वो कॉल सच में आ जाए इंटरव्यू के लिए, है ना, आपके एडमिशन के लिए, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 137। सेक्शन नंबर 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, किस चीज पे अप्लाई नहीं होता है, सही बताओ। तो इसमें किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है, ना इंसिन पे, ना माइनर पे, ना इडियट पे, तो ये नन की जगह नन ऑफ अबव आना था, राइट। दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये चीज क्या है, लिमिटेशन एक्ट इन तीनों पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो नॉट कवर्ड है, राइट। ओके, अप्लाइज टू ऑल दिस, इन तीनों जो हमारी कैटेगरी है, तो इन चीजों पे क्या है, अप्लाई होता है। तो इसमें अभी हमसे नहीं होता है पूछा, तो ना तो आएगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो समटाइम्स रिकॉर्डर OBS रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे कि लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 6 जो है वो लिमिटेशन किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो भाई इन तीनों पे अप्लाई होता है, इंसिन पे, माइनर पे और इडियट पे, तो नन ऑफ द अबव आएगा आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138, सेक्शन नंबर 22 का पूछ रहा है। क्या बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ना, कुछ समझाने वाला इसमें नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ सूट्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो क्या चीज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमें बताना है कि क्या, मतलब जो स्पेसिफिकली उसमें नहीं बताया गया है तो क्या आएगा, तो क्या आएगा 3 years इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड तो 3 year विल बी द लिमिटेशन पीरियड। नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जॉन ऑस्टिन लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ का, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं, तो सेंक्शन है और कमांड भी है, सॉवरिन भी है, मोरालिटी इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ पार्ट 2 हम कर चुके हैं ILI के 2025 के क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखो 40 मार्क्स का सेगमेंट है, नेक्स्ट वीडियो तो आपको देखना बनता ही है, आई बटन पे और अदरवाइज यहाँ पे, है ना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आप हैं द लॉला पे। जय हिंद, जय भारत।